हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 640 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। 641 नंबर प्रश्न आज शुरू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, तो प्रश्न को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताना। कौन सा कथन बच्चों के अधिकार के बारे में सही बताया गया है? तो 6वीं कक्षा तक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कोई नियमित परीक्षा नहीं होगी, तो गलत है। दूसरा क्या है, देखिए पहली बात तो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, ठीक। दूसरा है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें कक्षा 5 और 8 इनकी परीक्षा दोनों की नियमित होगी वही, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 5 और 8 की होगी, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। चलिए, बी इसका सही उत्तर हो गया। देखते हैं इसकी व्याख्या। वही चीज़ देखिए, 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बारे में बताया गया, नियमित परीक्षा होगी, बाकी सब सेम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है और यह कार्यकारी शक्ति है, तो बात सही है, ठीक है। न्यायपालिका से स्वतंत्र है मतलब जवाब नहीं देना न्यायपालिका, ठीक। राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड के निलंबन, छूट, कम्यूटेशन के संबंध में समवर्ती मतलब समान शक्ति है दी गई इनको। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें जो मार्शल, कोर्ट मार्शल मतलब आर्मी के जो न्यायालय के द्वारा दिया जाता है मृत्युदंड, उसमें राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उसमें राष्ट्रपति कर सकते हैं, बस उसको उसके अलावा बाकी हर उसमें सेम है, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा भी सही है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या सी है। सेम है कि कार्यकारी शक्ति है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है, राष्ट्रपति दोनों लोग मृत्यु के दंड का निलंबन, छूट, कम्यूटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेंसर है, ठीक है ना, सेंसर प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो सेंसर प्रस्ताव जो होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ स्थानांतरित किया जा सकता है, बात सही है। दूसरा, इसे लोकसभा में इसके गोद लेने के कारणों को बताना चाहिए, ये भी सही है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय में से इस्तीफा देना चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो गया, ठीक है ना। सी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए क्या है, किसी भी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक। गोद लेने के कारणों को बताना चाहिए लोकसभा में, ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद कार्यालय से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर निजी विधेयक के बारे में बताना। निजी विधेयक क्या होता है आपको पता है कि मंत्री जो होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन संसद के किसी भी सदस्य के लिए के द्वारा वो पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास, इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी बात सही है। निजी विधेयक के लिए है कि 1 महीने मतलब 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक हम प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। और इसके पास होने या ना होने से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। दोनों सही हैं, इसका मतलब सही उत्तर इसका सी हो गया, ठीक। देखते क्या है, निजी विधेयक एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा ये ध्यान रखना, संसद के वो भी सदन द्वारा स्वीकृति हो जाए तो भी सरकार में संसदीय विश्वास इस्तीफा पर कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में एक साधारण विधेयक है, इसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है। सबसे अधिक परिषद मतलब 6 महीने की अवधि के लिए विधेयक को रोक या निलंबित कर सकती है, बात सही है या फिर गलत है। बात सही है, 6 महीने का होता है। विधेयक जो परिषद में उत्पन्न हुआ है और विधानसभा को भेज दिया गया होगा, मतलब विधान परिषद में उठाया गया सवाल, फिर विधान सभा को भेजा गया, और अगर विधानसभा उस स्थिति में उसे अस्वीकार कर दे तो बिल समाप्त हो जाता है और वो
खत्म हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी है इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे परिषद 4 महीना, ये 4 नहीं 6 है, ठीक है। 6 महीने की अवधि के लिए बिल को रोक सकती है, देरी कर सकती है। पहली बार में 3 महीने, दूसरे में भी 3 महीने रहेगा। एक बार में कितना, 3 महीने बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। विधेयक जो परिषद उत्पन्न हुआ, विधानसभा में भेजा गया, विधानसभा ने स्वीकार किया, तो वो समाप्त भी हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, टफ प्रश्न नहीं है। 10वीं अनुसूची की 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो गलत है। क्यों? क्योंकि भाई 91 नहीं 52वां है, 1985 1985 में लाया गया, ठीक है। दूसरा है 10वीं अनुसूची के तहत आयुक्ता का प्रश्न राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। क्यों? ये क्यों करेंगे भाई? निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन, इसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन तो है, लेकिन करता कौन ये सब? अध्यक्ष, वो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था और गलत सभी है इसमें। देखिए क्या है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया, बात सही है, ठीक। इसके आयोग ठहराए जाने का प्रश्न जो है विधान परिषद विधानसभा के मामले में अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। हाँ, जो न्यायिक समीक्षा की बात है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो ये निर्णय लिए जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। मतलब क्या है, इससे पहले मतलब 92 से पहले न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था ये चीज़, ठीक है। चलिए, कौन सा संशोधन है जो 239 ए डाला गया, जिसके तहत जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा देता है, जहां यह राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए इसके पास विधानसभा भी है अपनी, ठीक है। तो ये है 48, 99, 40 या 60वां, 60 नहीं, गलती से ये है 69 वाला अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट यही सही होगा, बाकी सब गलत है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल से देखा जाए तो क्या है, 239 ए डाला गया, फिर विधानसभा का गठन हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1991-92 में ऐसा हुआ था कि दिल्ली को विधानसभा मिली है, ठीक है। तो अब 91-92 से पहले देखिए 48वां भी हो चुका था, क्योंकि 42, 44 और 48, ठीक है। 52वां हुआ 1950 में, तो 85 में, तो 1985 से पहले 48 नंबर हुआ होगा। 40वां तो 42वां से भी पहले हुआ है, तो दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, ठीक। 99 हो सकता है, लेकिन वो अभी जल्दी में हुआ है, तो 99 बिल्कुल नहीं, तो ये होगा, ये है 69 वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसे। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, जिसमें दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और इसमें विषय राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए इसके पास अपनी एक विधानसभा भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्यान रखना है कि इसमें सही कौन सा है। मंत्रिपरिषद उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के अभ्यास में उपराज्यपाल को सहायता सलाह देती है जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा में कानून बनाने की शक्ति होगी। बात सही है, सही है ना। अगला है, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद अगर हो जाता है तो उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए संदर्भित करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार काम भी करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, इससे सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था, सी इसका सही उत्तर है। अब देखते क्या है, मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल। मंत्रिपरिषद अर्थात सीएम और उनके मंत्री को उन मामलों के संबंध में एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देने के लिए चुना जाता है जिनके संबंध में विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है। इसलिए सार्वजनिक आदेश, पुलिस, भूमि के संबंध में एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिपरिषद से सहायता सलाह की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। किसके संबंध में? सार्वजनिक आदेश, पुलिस और भूमि के संबंध में, ठीक है, आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सूची में शामिल अन्य मामलों के लिए यह व्यवस्था काम करेगी, यही व्यवस्था, ठीक। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच अगर मतभेद हो जाए तो उपराष्ट्रपति इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य भी करेगा। ये है 239 ए/4, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगला प्रश्न है, देखिए
जेजेरो क्रेटर, जेजेरो क्रेटर है जो हाल ही में खबरों में था, जुड़ा हुआ है किससे? मंगल 2020 लैंडिंग स्थल है ये, ठीक है, अभी उत्तर भी दिख गया था। तो मंगल 2020 लैंडिंग स्थल है ये, जेजेरो क्रेटर नाम है, ठीक है, जेजेरो क्रेटर, मंगल 2020 लैंडिंग स्थल है, तो ध्यान रखना इसका। क्या है ये? जेजेरो क्रेटर नासा के मंगल तक रोवर के लिए लैंडिंग स्थल है, इसे मंगल 2020 के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है, रोवर के लिए लैंडिंग स्थल ये। नासा ने जेजेरो क्रेटर को दृढ़ता रोवर के लिए लैंडिंग साइट के रूप में चुना, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है, क्यों चुना है भाई? क्योंकि यह क्षेत्र एक बार पानी से भर गया था और एक प्राचीन नदी डेल्टा का घर भी है। मतलब इसलिए इन्होंने चुना इसको, जेजेरो क्रेटर को, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस क्षेत्र में पानी भर गया था कभी, और यहाँ पे प्राचीन नदी कोई है, उसका डेल्टा है यहाँ पे, ठीक, ये चीज़ इसलिए इन्होंने इस जगह को चुना है। अगला प्रश्न क्या है? अब उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसका। दृष्टि SAGAR, दृष्टि SAGAR मतलब सागर, SAGAR सागर, क्या है भाई ये? इसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो देखिए, दिख रहा है सीधा, यह एशिया और अफ्रीका में IOR लिटोरल्स के साथ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए भारत को क्या करता है, ये एक तंत्र प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी है, इतना ध्यान रखना। क्या है, अब इसको देख लेते हैं हम। क्या है ये? कि 2015 में भारत ने हिंद महासागर मतलब यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए रणनीतिक दृष्टि का खुलासा किया, मतलब सागर दृष्टि नाम है, ठीक। समुद्री सुरक्षा, समुद्री कॉमन सहयोग के बढ़ते महत्व की बढ़ती पहचान है ये, कौन? सागर, ठीक। सागर के माध्यम से क्या किया जाएगा? भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ क्या करेगा? आर्थिक सुरक्षा सहयोग को गहरा किया जाएगा और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। कौन? भारत करना चाहता है, ठीक। इसके लिए भारत सूचना के आदान प्रदान, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण, उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर सहयोग करेगा। इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करना चाहता है। हिंद महासागर क्षेत्र को समावेशी सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या क्या हिसाब का क्या विचार है इस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, AIMICREST, AIMICREST, ठीक, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताना हमें। देखते हैं क्या है। इसे अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए आगे दिया ही गया है, तो हो सकता है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसी के द्वारा लॉन्च किया गया, बात सही है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत यह ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने और ऊष्मायन उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन होता है, जो इसका सही उत्तर सी होगा, ठीक है, सी ही होगा, ठीक है, सी है। देख लेते क्या है। अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन, कौन कौन? मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में ये काम शुरू किया गया, लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन ने। किसके साथ? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक। ये क्या है? एक रोबो इकोसिस्टम के लिए इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम उच्च प्रदर्शन स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है ये वाली चीज़, ठीक है। पहल के बारे में देख लेते क्या है। पहल इसकी क्या है भाई? देखिए, इसके ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने देश भर में अटल इनोवेशन मिशन के अटल और स्थापित इंक्यूबेटरों के लिए विकास हैक के रूप में कार्य करने के डिजाइन किया गया, ठीक।
पहल के तहत AIM के इंक्यूबेटरों को उथल पुथल करने के लिए सेट किया गया है और उसमें उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित समर्थन प्रदान किया गया, जो उन्हें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। यह प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके पूरा किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भूस्थैतिक कक्षा के बारे में बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछा गया है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है गलत पूछा गया कि सही पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि पूर्व से पश्चिम तक भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह, सही है या गलत है? बात तो सही है, हाँ? पूर्व से पश्चिम तक भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह तो गलत है। ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा के बारे में बताना हमें। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसा कुछ घूमते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, दूरसंचार उपग्रहों को आमतौर पर भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाता है, सही है या फिर गलत है? सही है ना। चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पूछा क्या गया गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो गया। ठीक, देखिए क्या है कि पृथ्वी घूर्णन के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कल में उपग्रह होते हैं। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूम रही? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसी के तरीके से ये भी चलते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का उपयोग उपग्रहों द्वारा किया जाता है जिन्हें पृथ्वी पर एक विशेष स्थान से ऊपर रहने की आवश्यकता होती है, जैसे कि दूर संचार उपग्रह होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दूर संचार उपग्रह हमारा भूस्थैतिक ऑर्बिट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में हमें बताना है। क्या बताना है, सही बताना है गलत बताना है? ये देखते हैं, सही बताना है। ठीक है, देखते क्या सही है क्या गलत भाई। देखिए पहला स्टेटमेंट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष यान निरंतर देशांतर पर पृथ्वी से ऊपर रहता है। बात सही है कि अंतरिक्ष यान जो होता है वो देशांतर पर पृथ्वी से ऊपर रहता है, तो बात सही है। ठीक है, दूसरा है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के विशिष्ट मामले के रूप में माना जा सकता है, तो ये गलत है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है ना, ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, पहला इससे सही है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। इसमें क्या है, एक अंतरिक्ष यान है जो निरंतर देशांतर पर पृथ्वी से ऊपर रहेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के विशिष्ट मामले, वहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को नहीं बल्कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के विशिष्ट मामले के रूप में जाना जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी की भूमध्य रेखा से, जियो स्टेशनरी कहाँ होती है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर की एक कक्षा में होता है, भूमध्य रेखा से एक ऊपर की एक कक्षा में रहता है, जबकि जियो सिंक्रोनस जो होता है वो रोटेशन की अवधि में बराबर अवधि वाली कोई भी कक्षा है, कोई भी कक्षा में रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, कम पृथ्वी की कक्षा 1560 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के करीब है। बात सही है या फिर गलत है? बात तो गलत है। 15 से 60 क्या है? 15 से 30 हो सकता है, 15 से 80 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर कम पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता है, तो ये बात तो सही है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए स्टेटमेंट व्याख्या है, पृथ्वी कक्षा 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के ऊपर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के करीब रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर कम पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करता है, ये बात सही थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सा, ये बताना हमें। ये चल रहा है साइंस
एंड टेक का प्रश्न, टेक साइंस एंड टेक के प्रश्न हैं। इसमें भी करीब 50-60 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है, गलत बताना हमें। ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी की यात्रा करते हैं। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो सही है। ध्रुवों पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखिए ये पृथ्वी आपकी हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं और कई बार यहाँ से भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, ऐसे भी चक्कर लगता है। ठीक है, ऐसे भी चक्कर लगता है और ऐसे भी चक्कर लगता है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पहले प्रश्न आ चुका है ऐसा कि सभी उपग्रह पृथ्वी के पश्चिमी तट या पूर्वी तट से छोड़े जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि कुछ उपग्रह ऐसे भी होते हैं कि जो यहाँ से या फिर यहाँ से छोड़े जाते हैं। तो क्यों, वो तभी तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे, या फिर यहाँ वाला कैसे जाएगा वहाँ, ये तो ऐसे ही लगाए घूमेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, सूर्य समकालिक कक्षा में उपग्रहों को सूर्य के सापेक्ष एक ही नियत स्थिति में समकालिक किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि दोनों सही हैं। गलत पूछा गया इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी इसका सही उत्तर है। हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ध्रुवीय का इसमें व्याख्या है कि ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों से ऊपर से गुजरते हुए पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। सही है। अगर ध्रुव की ओर से जा रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण घूमेंगे। सूर्य समकालिक कक्षा में उपग्रहों को सूर्य के सापेक्ष एक नियत स्थिति में समकालित किया जाता है। ये भी बात सही है। चलिए अगला है प्रश्न, देखिए ये कोई माप है, ये क्या लिख दिया गया, ये सनकीपन कुछ करके है। एक मिनट इसकी व्याख्या ही देख लेते सीधा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको गलत कर देते हैं। देखिए इनमें से कौन सी खोज बिग बैंग सिद्धांत का एक ऐतिहासिक प्रमाण है? हमें बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत का एक ऐतिहासिक प्रमाण है कुछ ऐसा कि जो इसमें से है। अब वो क्या है ये बताना हमें। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वासर, पहला एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी, या फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, या फिर सुपरनोवा। तो हम बताएं तो इसका सही उत्तर सी होगा। क्या नाम है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हाँ देखिए क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरण से एक अवशेष के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये। ठीक है, CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक बेहोश ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि है, विकिरण है जो सभी अंतरिक्ष को भर रहा है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड पर डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है ये, क्योंकि यह ब्रह्मांड में सबसे पुराना विद्युत चुंबकीय विकिरण जो पुनर्संयोजन की अवधि के लिए डेटिंग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, सही पूछा गया है, देखते हैं। देखिए न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है? न्यूट्रिनो के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। देखिए न्यूट्रिनो क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रिनो को दो प्रकार के होते हैं। सही है या फिर गलत है? ऑप्शन दिखा था वहाँ पे, डी ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा। दूसरा है, प्राकृतिक न्यूट्रिनो हानिकारक हैं क्योंकि वे विकिरण उत्पन्न करते हैं और बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। सही है या फिर गलत है? तो ये भी गलत ही है। ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब देखिए न्यूट्रिनो सूर्य, सौर न्यूट्रिनो और अन्य तारे कॉस्मिक किरणों से आते हैं जो सौर मंडल से परे और बिग बैंग से आते हैं। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए?
डी था ना वहाँ पे, डी ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन 3 प्रकार, एक होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, म्यून, चाओ, ठीक है। न्यूट्रिनो बहुत कम द्रव्यमान होता है, न्यूट्रिनो में बहुत कम द्रव्यमान होता है, ये ध्यान रखना, बहुत कम होता है। यह अन्य पदार्थ कणों के साथ बहुत कमज़ोर रूप से संपर्क करता है और इतना कमज़ोर होता है कि न्यूट्रिनो के हर दूसरे खरबों का हमारे ऊपर गिरना, हमारे शरीर से किसी का ध्यान ना जाना, ठीक। न्यूट्रिनो सूर्य और अन्य तारे ब्रह्मांडीय विकिरणों से आते हैं जो सौरमंडल से परे बिग बैंग से आते हैं, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही था, पहला और दूसरा गलत हो गया। आगे भी है, अगला स्टेटमेंट है, प्रश्न है ब्लैक होल के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाती। गुरुत्वाकर्षण तो खींचता है और प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाती, बात तो सही है, लेकिन अंतरिक्ष में है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? बात सही है या फिर गलत है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है ब्लैक होल का घनत्व ना तो बहुत कम है ना ही बहुत अधिक, ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एक ऐसी जगह जहाँ जो प्रकाश को भी अपने अंदर मतलब बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो उसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है, या फिर बहुत कम ही होगा, ठीक है। जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप गिर जाता है या ढह जाता है तो तारकीय ब्लैक होल बन जाते हैं। उस समय जब ऐसे कुछ गिरेगा तो वो ब्लैक होल ही बनेगा। तो ये सही उत्तर है तीसरा, सही स्टेटमेंट, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी, हाँ। चलिए देखते क्या है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, सही है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप गिरता है तो ढह जाता है, तो तारकीय ब्लैक होल उसी समय बनते। भाई इतनी बड़ी चद्दर है मान लीजिए, इसमें से एक हमने इतना कुछ करके गिर जाता है, ठीक है। अब इस पर अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये क्या खाली तो रहेगा, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्पादन मनुष्य कारों हवाई जहाज़ों द्वारा किया जाता है, सही है या फिर गलत है? इसमें बताना क्या है, सही नहीं है मतलब गलत पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। दूसरा है सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगें विनाशकारी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ब्लैक होल से टकरा जाना, सुपरनोवा का गिरना, ब्रह्मांड के जन्म से ही बने गुरुत्वाकर्षण विकिरण के अवशेष। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि गलत पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, डी इसका सही उत्तर, हाँ। तो व्याख्या भी सेम ही है स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में के सौर मिशन आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही है। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह होगा। मतलब सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह कौन सा होगा, आदित्य L1, बात सही है। आदित्य L1 यह अध्ययन करने में मदद करे क्यों, फोटोफेयर सूर्य की गहरी परत कोरोना की तुलना में बहुत कम तापमान दर पर है वहाँ। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आदित्य L1 क्या है और क्यों है, ठीक है, क्या काम करेगा, अभी सी इसका सही उत्तर हो गया। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 एक अध्ययन करने में मदद करे क्यों कि फोटोफेयर है सूर्य की गहरी परत कोरोना की तुलना में बहुत कम तापमान पर है। तो ऐसा सब क्यों है, ठीक है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ठीक है, ऐसे ना, CLG योजना कर देते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। के संदर्भ नीचे बताना गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि यह सूक्ष्म लघु मध्यम मतलब MSME को ऋण प्रदान करता, बात सही है या फिर गलत है? बात तो सही है,
कि गलत है भाई, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, एमएसएमई नहीं इसमें, ठीक। यह कोविड-19 संकट के जवाब में सेंटर के आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में चालू किया गया है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है इसका, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कोविड-19 से समाप्त क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसके बारे में हमने पहले भी एक प्रश्न बनाए हैं, एक प्रश्न, दो प्रश्न है इससे संबंधित, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें कोर 41,600 करोड़ का कोष है और यह 3 लाख करोड़ तक के अतिरिक्त वित्त पोषण की पूर्ण गारंटी भी देता है, ठीक है। तो इसका पूछा क्या गया है, गलत कौन सा है, तो गलत बताना हमें, गलत ए हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि एमएसएमई को ऋण नहीं देता ये, ठीक है। एमएसएमई के लिए अपने ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया, जो बड़ी कंपनियों को दिए गए ऋणों के साथ साथ स्वनियोजित लोगों, पेशेवरों के लिए जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है, ठीक। कोविड-19 के संकट के जवाब में सेंटर ने क्या आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मई में शुरू किया गया था। तो मई में शुरू किया गया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आत्मनिर्भर के हिस्से के रूप में, ध्यान रखना है, ठीक है, कोविड-19 के समय में। तो ये सही है। इसमें 41,600 करोड़ है, ये 600 अब फालतू है। तो 41,600 करोड़ का एक कोष है जिसमें 3 लाख करोड़ तक के अतिरिक्त धन की गारंटी दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगला है प्रश्न है बीजी तिलक के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है हर साल, कब मनाई जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। ये कब, इनकी मृत्यु कब हुई थी और ये अंतिम रूप से कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे, अधिवेशन कौन था जिसमें ये अंतिम रूप से शामिल हुए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। आपको याद होगा ना कि तिलक फंड बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको बताना है कि कब इनकी मृत्यु हुई और कौन से अधिवेशन में अंतिम रूप से ये शामिल हुए थे और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है ना। कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही, ठीक है। देखिए उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, तो बात सही है, इतिहास वाले वीडियो में हमने बताया है इसके बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीजे तिलक के बारे में हमने बता रखा है उसमें, वहाँ पे केसरी और मराठा इनकी पत्रिकाएं रही हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट के हिस्सा थे, ये भी बात सही है, ठीक है ना। वह हिंदू महासभा से जुड़े थे, तो ये गलत है क्योंकि ये हिंदू महासभा से नहीं जुड़े थे। क्यों, क्योंकि 1925 में 1920 में ही मरे हैं ये ना, इनकी मृत्यु कब हुई है, 1920 में हुई है, ठीक है। अब हमने 1920 बता दिया, तो आपको पता करना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, महीना आपको बताना है, महीना और तारीख। इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है इसलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी मनाई गई हाल में, तो वो इसीलिए प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए ए इसका सही उत्तर, हाँ। उन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के रूप में जब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चरमपंथी गुट के हिस्सा थे, बहिष्कार स्वदेशी आंदोलनों का समर्थक थे ये। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ उन्हें चरमपंथी नेताओं की लाल बाल पाल की तिगड़ी कहा जाता, बाल लाल पाल हमने बताया था पहले। उन्हें भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था, ध्यान रखना है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये प्रश्न आ चुका बहुत पहले, बहुत बार आ चुका है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था क्या, कि भारतीय अशांति के जनक हैं बीजी तिलक। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय जुड़े थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, पहला और दूसरा सही था। अब देखिए आपका प्रश्न खत्म, समाप्त हुआ यहाँ पे कि 1 अगस्त 2020 को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, कौन सी, 100वीं पुण्यतिथि थी, ठीक है। क्योंकि 1920 में मरे थे। अब बताना ये है कि अंतिम रूप से किस अधिवेशन में ये
शामिल हुए थे और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के संबंध में बताना कौन सा कथन सही। खुर्जा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य निर्मित पारंपरिक भारतीय मिट्टी बर्तनों का काम है यहाँ पे, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ध्यान ये भी रखना, यूपी स्पेशल भी है तो यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है कि खुर्जा को जो मिट्टी का बर्तन है वो क्या है, उसका ऐसे स्टेटमेंट दे दिए तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1/3 मार्क्स नेगेटिव चले जाएंगे। ठीक है, या फिर एक भी नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है इसका, सी है सही उत्तर। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में है, बुलंदशहर जिला है। ठीक है, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, बुलंदशहर जिले में स्थित है खुर्जा। ठीक, खुर्जा मिट्टी के बर्तनों को बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए क्या है, जीआई टैग के तहत इसको संरक्षित भी किया गया है। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देशों ने अपने पहले परमाणु संयंत्र के शुभारंभ की घोषणा की, जिसे बराक परमाणु बिजली संयंत्र कहा जाता है। बराक परमाणु बिजली संयंत्र किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यमन, कतर, इराक, यूएई, तो इनमें से देखिए यूएई का है बराक परमाणु बिजली संयंत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा बराक यूएई का है। तेल से समृद्ध संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, ने अपने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की घोषणा की, जो अरब जगत के लिए एक और उपलब्धि हुई है। बराक जिसका अर्थ होता अरबी में आशीर्वाद, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है ऐसे भी स्टेटमेंट बना के आए कि बराक का मतलब क्या होता है, पूछ लिया जाए। बराक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक दे दे कि इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। ठीक है, इसके नाम से एक मिसाइल क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना यूएई ने की है, जिसके साथ यूएई अरब जगत के लिए अरब जगत का ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए बराक कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, बराक कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम के द्वारा 24.4 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो नहीं ध्यान रखना कितना पैसा लगाया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आशीर्वाद इसका अर्थ है और यूएई पहला देश ऐसा बन गया अरब जगत में। ठीक है ना अगला प्रश्न है ढोल। ढोल क्या है, ये जानवर है, ठीक है ना, पशु है कोई, देखते हैं क्या है। ठीक है, भारत के लिए स्थानिक है, बात सही है। ये ढोल भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, क्या बताना, सही बताना है, भारत के लिए स्थानिक हैं। बात सही है कि गलत है, गलत है। ठीक है, बाघ के अलावा भारत का एकमात्र बड़ा मांसाहारी जो आईयूसीएन की लुप्तप्राय श्रेणी में है। तो आईयूसीएन की लुप्तप्राय श्रेणी में है कौन, यही ढोल। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ, पहला गलत है। ठीक, अब देखिए तीसरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भारत में लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण में उच्च स्थान पर है। कौन, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 राज्य हैं जो कि लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण में उच्च स्थान, मतलब इनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये तीनों स्टेट कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 3 राज्य हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा को वन और वन्यजीवों के क्षेत्रों में वित्तीय निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी देने में आसानी को कम करना होगा। ठीक,
वन पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघ के अलावा भारत में एकमात्र बड़ा मांसाहारी जो कि लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया गया है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे भी है अभी नहीं है, ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना। कुल मिला के भारत की स्थानिक प्रजाति नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत कौन सा है ये बताना हमें, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा गलत है। देखिए, अस्त्र की सीमा 100 किलोमीटर से अधिक, बात सही है या फिर गलत है? बात सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेज एयर टू एयर मिसाइल है, बात सही है भी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा गया इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर से अधिक है रेंज इसकी, और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है, हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र। तो इसका दोनों सही है इसलिए डी होगा, सी ठीक है। क्या है ये देखिए कि 100 किलोमीटर से अधिक मिसाइल में मिडकोर्स मार्गदर्शन और आरएफ साधक आधारित टर्मिनल मार्गदर्शन जो पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य विनाश को प्राप्त कर सकता है। जिसको मारना है पहले से अगर सेट कर दिया जाए वो मार जाएगा, ठीक है, ये बात है इसमें। एक अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM, नाम याद रखना, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। चलिए अगला प्रश्न है पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है? क्या चीज? पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है भाई? देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना हमें, ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए, पिनाका मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया है। HAL ने किया था क्या? इसको किया है DRDO या फिर इसरो? इसरो नहीं, DRDO ने ही किया है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पिनाका MK सेकंड रॉकेट नेविगेशन के साथ एकीकृत करके एक मिसाइल के रूप में संशोधित किया गया है जो GPS द्वारा सहायता प्राप्त है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। देखते हैं, साइंस एंड टेक का प्रश्न है, ठीक है, डी इसका सही उत्तर। हाँ चलिए, पिनाका मिसाइल सिस्टम को DRDO ने बनाया था, देख रहे हैं, ठीक है ना, संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है, बात सही है, जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है ये, ठीक, 75 किलोमीटर दूरी। पिनाका MK सेकंड रॉकेट नेविगेशन के साथ एकीकृत करके एक मिसाइल के रूप में संशोधित किया गया है जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा सहायता प्राप्त है, तो इस चीज ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट इसीलिए गलत है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए, किस देश ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? शक्ति 2019। भारत और कौन सा देश है जो कि शक्ति 2019 का आयोजन किया गया दोनों के बीच में? तो इसमें हम बताएं, शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के बीच होती है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति होती है, ठीक है, अभ्यास है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है ना, 20 का सही उत्तर फ्रांस था, ठीक। देखिए क्या है, शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अंतर संचालन को प्राप्त करना, एक दूसरे को परिचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना, अभ्यास का मुकाबला करने, ऐसी स्थिति में कामकाज को भी समझना होगा। यह स्पष्ट था कि दोनों सेनाएं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम थीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा, ये बताना है इनको अपने को, ठीक है। तो पहला है स्टेटमेंट, INS वेला P-17A फ्रिगेट्स की रक्षा कक्षा का पहला फ्रिगेट होगा, बात सही है या फिर गलत है, ठीक है, तो सही नहीं बताना, हमको गलत बताना है इसमें बहरहाल। तो INS वेला P-17A फ्रिगेट्स की कक्षा का पहला फ्रिगेट होगा, तो बात गलत है ये, ठीक है। INS खंडेरी या खंडारी सुने होंगे, स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 आपने सुना होगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट 75 है,
जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या बनाएगी, पनडुब्बी तैयार कर रही है, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर हो गया ए, सही नहीं पूछा गया। हाँ देखिए, फिर पहली कक्षा नीलगिरी है, पहली कक्षा, ठीक है। मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा मझगांव डॉक लिमिटेड में लॉन्च किए गए खंदेरी स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत आती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा सही है। GIST फर्स्ट पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे GSLV F10 द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा, तो बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, GIST-1 भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय के अवलोकन की सुविधा प्रदान कर जो लगातार अंतराल के बाद मुक्त स्थिति में है, अंतराल पर बादल मुक्त स्थिति में है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। हाँ GIST फर्स्ट पहला अत्याधुनिक है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसको F10 PSLV नहीं GSLV F10 के द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद उपग्रह अपने जहाज पर प्रबोधन प्रणाली का उपयोग करके अंतिम भूस्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या था, GSLV की उड़ान में पहली बार 4 मीटर व्यास का ऑगिव आकार का पेलोड फेयरिंग उड़ाया जा रहा है। यह GSLV की 14वीं उड़ान है, तो ये भी ध्यान रखना कि GSLV की यह 14वीं उड़ान है, ठीक है। अगला है अभी इसमें भूस्थैतिक कक्षा से संचालित GIST भूस्थैतिक कक्षा संचालित हो रही है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय का अवलोकन की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रश्न अगला है कि रासायनिक हथियारों को सामूहिक बिना WMD के हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध WMD में से एक सेरीन है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में तंत्रिका एजेंट के रूप में अत्यधिक शक्ति के कारण किया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसमें कौन सा शामिल है, इसमें कौन से तत्व हैं जो कि इसमें शामिल है, तो हमें बताना है। इसमें फॉस्फोरस है, सल्फर ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन है, या फॉस्फोरस फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर फॉस्फोरस फ्लोरीन और ऑक्सीजन शामिल किए गए हैं, ठीक है, इसका डी सही उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए, तंत्रिका एजेंट फास्फोरस युक्त कार्बनिक रसायनों का एक वर्ग है जो तंत्र को बाधित करता है, जिससे तंत्रिका अंगों को संदेश स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। सर इन सभी कभी सीरिया की वजह से खबरों में थी, किसकी वजह से रही, सीरिया की वजह से, ठीक है। हाल ही में सरीन फेसबुक के ऑफिस के बाहर एक मेल बैग में मिली थी। सरीन क्या है, फेसबुक ऑफिस के बाहर में किसी बैग में मिली हुई है, इसलिए ये खबर में रही है, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न हुआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होगा, बात सही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष कौन, CDS, ठीक। CDS सभी त्रिय सेवाओं के मामलों पर रक्षा के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, तो ये भी बात सही है। इसके पे भी प्रश्न बन चुके हैं पहले, तो उनको भी ध्यान से सुनते रहिए। इसके अलावा रक्षा स्टाफ के प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे, तो तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष, CDS सभी त्रिय सेवाओं के मामले में रक्षा के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा, बात सही है। रक्षा मंत्रालय प्रमुख भी सैन्य मामलों के विभाग रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होंगे ही, ठीक है, ये चीज़ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही पूछा गया, गलत, सही पूछा गया है इसमें, ठीक है ना।
तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में कौन सा बताना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कार्यक्रम के पहले चरण प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले भारी जल रिएक्टर PHWR द्वारा उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 पैदा करते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है। बात सही है, ठीक है। दूसरा है स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपभोग ईंधन से अधिक ईंधन के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। तीसरा स्टेज 3 रिएक्टर या एक उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली में थोरियम 232 और यूरेनियम 233 ईंधन रिएक्टर की एक क्या है, ये ईंधन रिएक्टर की एक आत्म अनुरक्षण श्रृंखला इसमें शामिल है, मतलब यूरेनियम 233 थोरियम 232, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए, देखते हैं। इसका सही उत्तर BCD डी है, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो गया। क्या है इसमें, देखिए इसमें कार्यक्रम का जो पहला चरण होगा इसमें क्या होगा, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले भारी जल रिएक्टर द्वारा उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 पैदा करते हुए बिजली का उत्पादन होगा, ठीक। सेकंड में क्या करेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग किया जाएगा ईंधन से अधिक ईंधन निकालने के लिए। किसका प्रयोग होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ठीक। स्टेज 3 क्या है, रिएक्टर या एक उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली में थोरियम 232 और थोरियम 233 ईंधन रिएक्टरों की एक आत्म अनुरक्षण श्रृंखला भी है इसमें। तो तीनों स्टेटमेंट इसलिए सही हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बताना एंटी टैंक NAG मतलब नाग की बात की जा रही है इसमें, ठीक है ना। नाग मिसाइल है, क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है ये। तो इसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। तो देखिए, यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तो है, कन्फर्म है। एकीकृत निर्देशित इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बात ये भी सही है, ठीक है। तो सही हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, यह अग्नि है और मिसाइल को भूल, मतलब क्या है, यह जो है दागो और भूल जाओ वाली नीति पर आधारित है, ठीक है। यह भी बात सही है कि गलत है, ये सही है, ठीक है। इसे भूमि जल वायु आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका, ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है, ए हो जाएगा, हाँ ठीक है, ए हो जाएगा। देखिए क्या है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया आग है भूल जाओ गर्मी निर्देशित मिसाइल की तलाश है ये, ठीक है। मतलब दाग के भूल जाओ निर्देशित कर दिए एक बार कि यहाँ पे जाना तो वो वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक। इसे लैंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से, लैंड मतलब ज़मीन से और हवा से लॉन्च कर सकते हैं, पानी से नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। चलिए कोई नहीं, तीसरा गलत हुआ, फिर से सही करेंगे। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। इसमें देखिए, पार्कर सोलर प्रोब बुध की गुरुत्वाकर्षण उपयोग धीरे धीरे अपने कक्षक सूर्य के करीब लाने के लिए करता है, सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। पार्कर सोलर प्रोब नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रॉस कॉसमॉस का संयुक्त मिशन है। क्या नासा भी है, EU का एजेंसी है अंतरिक्ष की यूरोप वाली, और रॉस कॉसमॉस भी इसमें है, ये तीनों लोग शामिल है क्या, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जब दोनों ही गलत हैं, सही पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, हाँ डी इसका सही उत्तर है। सोलर प्रोब लगभग 7 वर्षों में 7 फ्लाई बीस के दौरान शुक्र बुध का नहीं, शुक्र का गुरुत्वाकर्षण उपयोग करेगा, ठीक। दूसरा है, यह नासा का मिशन है, ठीक है। मिशन के प्राथमिक विज्ञान का लक्ष्य सौर कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी का पता लगाने के लिए सौर वायु के साथ साथ सौर ऊर्जावान कणों को तेज करने का पता लगाने के लिए है।
तो भाई किसका है ये? नासा का है, ना कि नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रॉसकॉस्मॉस का है। ये सिर्फ नासा का अकेले है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द आर्कटिक होम इन द वेद। द आर्कटिक होम इन द वेद किसने बताया था? आपको पता होगा कि आर्यों के जन्म स्थान के बारे में कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो किसी ने मध्य एशिया बोला, किसी ने आर्कटिक क्षेत्र से बोला, किसी ने कहा कि नहीं वो जर्मनी से आए थे, किसी ने कहा नहीं मध्य एशिया से आए थे, किसी ने कहा कहीं और से आए थे। ठीक है, तो भाई ये है द आर्कटिक होम इन द वेद, मतलब आर्कटिक क्षेत्र से कौन बोला कि वो लोग आर्य लोग वहीं से आए हुए हैं। तो आर्यनिक लोगों की उत्पत्ति पर एक इतिहास की किताब है जिस किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, मोतीलाल नेहरू ने कुछ नहीं बोला ऐसा। ठीक, मोतीलाल नेहरू आर्यों के बारे में नहीं बोले हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी नहीं सुने हैं सुभाष चंद्र बोस के भी बारे में नहीं पढ़ा गया, कहीं कुछ ऐसा लिखा गया होगा। ठीक है, कि इन्होंने कहीं बोला हो कि आर्य लोग यहाँ से आए थे। ठीक है, तो इसमें बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा बोला था कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो जन्म स्थान है वो आर्कटिक क्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि उधर से ये लोग आए भी थे। ठीक है, तो इस सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? बी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ही बोला था, तो इसका मतलब तो हो सकता है ना कि यही बोले होंगे और यही लिखे हैं फिर किताब, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, चलिए, वेदों में आर्कटिक होम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यनिक लोगों की उत्पत्ति पर एक इतिहास किताब, जिसे जो गणितज्ञ, इतिहासकार, पत्रकार, दार्शनिक, भारत के राजनीतिक नेता भी थे। ध्यान रखना क्या क्या है, ये गणितज्ञ हैं, इतिहासकार भी हैं, पत्रकार, दार्शनिक हैं और राजनीतिक नेता भी रहे। इसमें प्रतिपादित किया गया कि उत्तरी ध्रुव हिमनद के पूर्व काल में आर्यों का मूल घर था वही उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जिसे लगभग बर्फ के जल प्रलय की ओर छोड़ना पड़ा और भूमि की तलाश में यूरोप, एशिया के उत्तरी भागों में पलायन करना पड़ा, नई बस्तियां बसानी पड़ी। अपने सिद्धांत के समर्थन तिलक ने कुछ वैदिक भजनों, अवतीर्ण मार्ग, वैदिक क्या क्या बोला इन्होंने, वैदिक भजन, अवतीर्ण मार्ग, वैदिक कालक्रम, वैदिक कैलेंडर को विस्तार से सामग्री की व्याख्या के साथ प्रस्तुत भी किया। 1898 के अंत में लिखी गई थी ये किताब। ठीक है, 1898 के मध्य में ये किताब लिखी थी, अंत में लिखी गई थी, लेकिन पहली बार मार्च 1903 में पुणे में प्रकाशित हुई है। तो हो सकता है ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो हो सकता है इस किताब के प्रकाशन का कुछ मनाया गया हो मार्च में, मार्च महीने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो मार्च 1903 में है, बाकी आप उससे जोड़ सकते हैं कि करंट में कितना टाइम हो गया होगा। ठीक है, एक चरमपंथी समूह बोको हराम, बोको हराम कहाँ भाई? तो सबको पता है नाइजीरिया का है ये। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या है? सी, बी है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। कहाँ का? नाइजीरिया का। चलिए देखते हैं क्या है बोको हराम। यह एक इस्लामी चरमपंथी समूह जो उत्तरी नाइजीरिया में, तो उत्तरी नाइजीरिया में तो है, लेकिन उत्तरी में है। इसमें देखिए चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी ये सक्रिय रहते हैं, चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलानारुआ जिला खबरों में था। पोलानारुआ जिला खबरों में था, पोलानारुआ नाम है इसका। ठीक है, इसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है भाई। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, जिले को अपनी रॉक कट बुद्ध मूर्तियों प्राचीन शहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता। सही है कि गलत है? बताइए, सही है या फिर गलत है ये? तो बात सही है कि रॉक कट बुद्ध की मूर्तियों और प्राचीन शहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, बात सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया है किसको? पोलानारुआ जिला को। इसे श्रीलंका का राइस हब भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। राइस हब है श्रीलंका का, रॉक कट बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है यूनेस्को के वो भी। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है, जाना जाता है अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो चोलों के, ध्यान रखना, चोलों के लोकप्रिय इतिहास का एक हिस्सा भी रहा है। पोलानारुआ, पोलानारुआ याद हो, राजराज प्रथम फिर राजेंद्र प्रथम, उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था राजराज प्रथम ने। ठीक है ना, तो ध्यान रखना।
और फिर चोलों में राजेंद्र चोल था, राजेंद्र चोल, इसने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, चोल झील में तब्दील करने वाला कौन, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम के पुत्र हैं ये। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर क्या है, यह देश का चावल कटोरा भी है जिससे जिले के किसान सबसे अधिक पिछले 3 लाख मीट्रिक टन देश में धान का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन, ई-विन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। देखिए, यह देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीन तकनीकी समाधान है, तो बात सही है। दूसरा, यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। सही है कि गलत, ये भी सही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि गलत एक भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, ई-विन क्या है, टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से नवीन तकनीकी समाधान है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक, फ्लो, स्टोरेज, टेम्परेचर पर वास्तविक समय की जानकारी देना है। आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और बच्चों, गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया गया, कोविड महामारी के दौरान, ये ध्यान रखना, अपेक्षित अनुकूलन के साथ इस प्रणाली का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ई-विन क्या है, ई-विन का मतलब क्या है। ठीक, अगला प्रश्न है, यूरोप के लिए कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग यूएनईसीई कन्वेंशन सूचना तक पहुंच पर निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरण मामलों में न्याय तक पहुंच के रूप में भी जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, ये हमें बताना। तो नाम है उसका आरहस कन्वेंशन। तो ध्यान रखना किसके लिए है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, यूएनईसीई कन्वेंशन सूचना क्या है, ये कि सूचना तक पहुंच पर निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरण मामलों में न्याय तक पहुंच के रूप में इसको जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरहस कन्वेंशन। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, ए है। देखते हैं क्या है, आरहस कन्वेंशन का औपचारिक नाम है यूएनसीईसी कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड जस्टिस टू एनवायरनमेंट मैटर्स। 1998 में डेनिश शहर है, वहाँ पे एक आरहस जगह का नाम है। ठीक है, कहाँ पे, डेनिश शहर है, नाम है आरहस। हस्ताक्षरित किया गया 2001 में, इसको लागू किया गया, 98 में हस्ताक्षरित हुआ, 2001 में लागू हुआ है। 41 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य और मध्य एशियाई देश इसमें शामिल हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, इस संधि के आधार पर यूरोपीय संघ के विधानों में सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है, वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव। ठीक है, आगे भी है, आरहस कन्वेंशन सरकारी निर्णय में सूचना, सार्वजनिक भागीदारी, ये सब प्रदान करता। सरकारी निर्णय में ट्रांस स्थानीय, राष्ट्रीय, ट्रांसबाउंड्री पर्यावरण के लिए क्या है, पर्यावरण के लिए से संबंधित मामलों पर क्रियाएं करता है। ठीक है, तो इस चीज से ध्यान रखना थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये 3 तो पढ़ना है, फिर उसमें बताना कि इन चारों में से किसके बारे में बोला गया। ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोती के आकार का पहाड़ की झील है, मोती के आकार की पहाड़ की झील है। ठीक है, जो चांगथांग पठार के लद्दाखी हिस्से पर स्थित है। इससे ये भी ध्यान रखना है कि लद्दाख में चांगथांग पठार है। चांगथांग पठार कहाँ है,
लद्दाख में है, तो इसी में स्थित है ये। ठीक, यह एक जीवित ग्रह के लिए पवित्र उपहार माना जाता है। ठीक है, अगला है कि पहाड़ों से घिरा हुआ और कहा जाता है कि रूपसू घाटी का गहना, रूपसू घाटी का गहना 14,836 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये किसके बारे में बोला गया है ये किसके बारे में, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है ना, तो हम बता दें कि तुसो मोरोरी जो है इसी के बारे में सही है। ठीक है ना, चलिए ये सही उत्तर है इसका। क्या ये एक मोती के आकार के पहाड़ की झील चांगथांग पठार लद्दाखी हिस्से पर है, एक जीवित ग्रह के लिए एक पवित्र उपहार माना जाता है। 20,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। रूपसू घाटी का गहना 14,836 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ पे चंगपा चरवाहों का घुमंतु समुदाय चांगपा होता है। एक चांगपा क्या है भाई, चरवाहों का घुमंतु समुदाय घाटी के इस हिस्से में याक, भेड़, बकरी, तिब्बती मूल के घोड़ों को लेकर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बताना है हमें कि कौन सा कथन सही है कि गलत पूछा गया है। सही पूछा गया। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए इसमें से वही सेम चीज़ है कि इनको पढ़ना है तीनों स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद बताना है कि इनमें से किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए राज्य भारत के आदिवासी मानचित्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, यह 62 विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिसमें 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है, PVTGS। ठीक है, तो ठीक है ये भी सही है, PVTGS। ठीक है ना, अगला है कि इस राज्य में जनजातियां लगभग 21 भाषा और 74 बोलियां बोलती हैं। बात सही है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये किसके बारे में सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। तो अब हमें बताना कि ये किसके बारे में सही है। तो सही बताएं, तो ये जो है उड़ीसा के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए सी है इसका। उड़ीसा भारत के आदिवासी मानचित्र में अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें सबसे अधिक विविध आदिवासी समुदाय भी हैं। 62 विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिसमें 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं। उड़ीसा में जनजातियां लगभग 21 भाषा और 74 बोलियां बोलती हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि जोड़ा मिलाना है, गलत जोड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए बोको हराम हमने ऊपर पढ़ा था, नाइजीरिया, बात सही है, सही पूछा गया है। हिजबुल्ला, हिजबुल्ला कहाँ भाई, हिजबुल्ला जो है सीरिया में है क्या, नहीं है। हमास लेबनान में। देखिए हिजबुल्ला और हमास इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो बात से बन जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, हिजबुल्ला लेबनान में है और हमास आपका फिलिस्तीन में, सीरिया में नहीं फिलिस्तीन में है। ठीक है, चलिए आगे है, अगला प्रश्न एक है और लास्ट प्रश्न है आज का। ठीक है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्देश्य 8 से 10,000 चयनित एथलीटों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, बात सही है। यह योजना केवल उन खेल व्यक्तियों के लिए लागू जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। देखिए अब हम बात करेंगे दूसरे वाले स्टेटमेंट की। ठीक है, देखिए सब में पहला है तो दूसरा क्या है स्टेटमेंट, सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर अगला है कि 20 विश्वविद्यालयों को खेल उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही था, सही पूछा गया, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक, देखिए खेलो इंडिया योजना का लक्ष्य प्रत्येक चयनित एथलीटों को 8 साल के लिए हर के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, सरकार ने खेल उत्कृष्टता के लिए भारत भर में 20 विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने का वादा भी किया है। ठीक है, सुधारित खेलो इंडिया कार्यक्रम बुनियादी ढांचे, सामुदायिक खेल, प्रतिभा पहचान, उत्कृष्टता के लिए कोचिंग, प्रतियोगिता संरचना और खेल अर्थव्यवस्था सहित पूरे खेल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। तो ये भी बात सही रही।
अब तक खेल योजनाएं स्टेडियम जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित, हालांकि नई योजनाओं प्रतिभाओं के पोषण और ग्रामीण भारत को वैश्विक खेलों से जोड़ने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई। अगला है कि कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत खेलो इंडिया योजना को वित्त पोषित कर सकती हैं। कंपनियां जो हैं कॉर्पोरेट सामाजिक हिस्से जिम्मेदारी के तहत खेलो इंडिया योजना को भी वित्त पोषित कर सकती हैं। हाल ही में क्या हुआ, 8 राज्यों की पहचान की गई। करंट अफेयर का प्रश्न है, जहां खेलो भारत राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। नाम क्या है, KISCE। क्या है, खेलो इंडिया स्टेट। ठीक है, तो खेलो भारत राज्य उत्कृष्टता केंद्र KISCE स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, 8 राज्यों में, जिनकी पहचान की जा चुकी है पहले से। ठीक है ना, ठीक है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।